करने वाले तो है नहीं दा साहब, जरूर कुछ होगा उनके दिमाग में एक शंका। भूलो मत, चतुर कोवा ही विष्टा पर बैठता है। खेत मजदूरों और हरिजनों के सारे वोट गए इस बार, पक्की बात। शंका का समाधान, बहुत ऊंचे किस्म की घाघ और घुनी चीज है दा साहब। शंका जारी। शुकुल बाबू जब कुर्सी पर थे तो वह भी कुछ कम नहीं थे। आज कुर्सी मिल जाए तो फिर कल ही देखना, ये कुर्सी साली सबको। विषयांतर, अरे यूं तो धोती के नीचे सभी नंगे, और ससुर इस राजनीति में तो धोती के बाहर भी नंगे। पर दा साहब एकदम अपवाद, धोती के नीचे भी धोती ही निकलेगी इस गित्ता बांझने वाले की। खाल खींचने पर ही सामने आ सकता है इनका नंगापन। सारे बदन को थरथरा देने वाला एक सम्मिलित ठहाका। चुनाव जीत गए तो बहुत शानदार पार्टी लेंगे आपकी गुलाबी बाग वाली कोठी में। दत्तेरे की तुम जैसा आदमी अपनी औकात से ऊपर उठ ही नहीं सकता। मांगी भी तो क्या पार्टी। जीतने के 6 महीने के अंदर अंदर अपना मंत्रिमंडल बनाना होगा सुकुल बाबू, ये चुनौती है आपके लिए। पोर्टफोलियो वाले मुख्यमंत्री आप और बिना पोर्टफोलियो वाले बिहारी भाई आप। और फिर धीरे धीरे तरंग में आकर सब लोग अपनी अपनी संभावित उपलब्धियों के ख्वाब देखने लगे। शहर के अलग अलग भागों में अलग अलग ढंग से जश्न मनाती, मौज मस्ती में डूबी इस विशाल बिरादरी से कटे हुए 3 लोग, सक्सेना, लोचन बाबू और बिंदा, पूरी तरह उपेक्षित, परित्यक्त और एक तरफ फेंके हुए। अपने सस्पेंशन का ऑर्डर पढ़ने के बाद भी जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई सक्सेना के मन में, न दुख न पश्चाताप की। सामने बच्चों को खाना परोसती हुई पत्नी पर नजर पड़ी। क्या कहेंगे उससे और कैसे लेगी वह इस खबर को। क्षण भर के लिए जाने कैसी करुणा उमड़ आई पत्नी के लिए मन में। पर थोड़ी देर में ही रुक्मा का चेहरा उभर आया। 3 दिन तक वह बिंदा के लिए हरिजन टोला और ठिठहरी गांव में घूमते रहे थे, तो रुक्मा ने हाथ जोड़कर कहा था, इन्हें अपने साथ इतना मत रखो साहिब जी, इन्हें जरूर कोई कुछ कर करा देगा। फिर क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा। और इस पर बिंदा की दहाड़ती हुई घुड़की, चुप कर, तू सोचती है तेरे पीछे मैं जनखा होकर बैठ जाऊंगा। बिंदा इज द रियली कल्प्रिट। ओ नो नो सर, ये हो ही नहीं सकता, ये सरासर गलत है। मैंने इस केस का रेसा रेसा उधेड़ कर देखा है। मैं पर डीआईजी के पास पूरी रिपोर्ट तैयार है, अकाट्य तर्कों से लैस, ठोस प्रमाणों से पुष्ट। बिशु के जेल से आने के पहले बिंदा का पूरा व्यवहार एक सीधे सरल सामान्य आदमी का व्यवहार था, पर बिशु से परिचय के बाद एक खास तरह की तुरसी और तेजी आ गई उसके मिजाज में। अपनी पत्नी के प्रेमी को देखकर होता ही है ऐसा, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता बिंदा जैसा आदमी तो कभी नहीं। मरने वाले दिन बिशु ने अपना अंतिम भोजन बिंदा के घर किया। हीरा के बयान से ये साफ है कि शाम का खाना उसने नहीं खाया। डॉक्टरी रिपोर्ट में जिस जहर की बात है, ये 10-12 घंटे बाद असर करने वाला है। वह जहर इस खाने के साथ ही पहुंचा है बिशु के पेट में। खाना खिलाते ही बिंदा शहर चला गया और दूसरे दिन लौटा। जाने से पहले बिंदा ने झगड़े की बात खुद स्वीकार की। बिंदा ने समझ लिया कि अभी जैसा माहौल है उसमें आसानी से काम हो सकता है, और फिर सक्सेना के लिए शब्दों के अर्थ ही गायब हो गए। सिर पैर अर्थ तुक सभी। पागल खाने और खाने में कोई फ़र्क रहने दिया है आप लोगों ने। यहाँ जो कुछ भी होता है उसका कोई सर पैर तुक। बिंदा की आवाज़ और उसको चीरती हुई डीआईजी की आवाज़, बिंदा ने ही मारा है बिशु को। बिशु मरा नहीं है साहब, सबके लिए वह मर चुका है, पर मैं तो अपने भीतर उसे महसूस करता हूँ। मर तो वह सकता ही नहीं साहब। आप देखिए आगजनी के असली मुजरिम को जब तक, और आप इस बिंदा के साथ पार्टी बनाकर आगजनी की घटना के प्रमाण जुटा रहे थे। बिशु के हत्यारे से ध्यान हटाने के लिए वह आगजनी की बात उछाल रहा था, और आप एक सीनियर एसपी होकर उसके हाथ का मोहरा बन गए। सिंपली सरासर झूठ है ये। ऑफिस की मर्यादा और अनुशासन की सारी सीमाओं को तोड़कर एक तरह से चीख पड़े थे सक्सेना। उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा उन्हें कुछ याद नहीं, सिर्फ एक एहसास था कि जैसे वह नहीं, उनके भीतर से कोई और बोले जा रहा था। लेकिन अब आज तक वे भीतरी उबाल और बाहरी दबाव के बीच टुकड़े टुकड़े होकर हमेशा घुटने ही टेकते आए। हर बार दिनेश को लड़ाई के मैदान में ले तो जरूर गए हैं, पर जैसे ही गोलियां चली उसे वहीं छोड़कर भाग गए हैं, अकेला निहत्ता। वे गोलियों की बौछार से लहूलुहान होता रहा है, और ये खुद एक असहनीय अपराध बोध से। नहीं और नहीं, अब तो वह चाहे
तो भी शायद ऐसा नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए लोचन भैया ने पार्टी से भी त्याग पत्र दे दिया स्वेच्छा से। लेकिन हजार हजार प्रश्नों के सलीब पर टंगा हुआ उनका मन हर पल उन्हें मथता रहता है। अपने आसपास और चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उसे आंखें मूंद कर स्वीकारते रहे, एकदम उदासीन और तटस्थ होकर। रह सकता है कोई भी जीवित आदमी इस तरह? नहीं रह सकते थे। तभी तो एक बहुत बड़ी क्रांति के एक छोटे से वाहक बने थे। पर कैसे हुई ये क्रांति? कहीं से कुछ भी तो नहीं बदला। अब कहाँ से होगी दूसरी क्रांति, और करेगा कौन उस क्रांति को जो कुछ सब बदल दे? आज तो परिवर्तन का नाम लेने वाले की आवाज़ घोंट दी जाती है, उसे काट कर फेंक दिया जाता है। एक तरफ फिंके गिने चुने आदमियों के घूटे गले और रूंधी आवाज़ से क्रांति का स्वर फूट सकेगा अब कभी? एकला चलो रे गीत कितने कदम चला पाएगा किसी को भी? बीसू के जिस नाम को लेकर 1 महीने पहले यहाँ से वहाँ तक तूफान मच गया था, अब वही नाम सिमट कर या तो हीरा की आंखों से बहते हुए आंसुओं में रह गया, या बिंदा की आंखों में बरसते हुए अंगारों में। पुलिस की बेंतों और ठोकरों की बौछार के बीच बिंदा कह रहा है, मैंने बीसू को नहीं मारा, मैं बीसू को मार ही नहीं सकता, मुझे तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है, मैं उसे पूरी करके ही रहूँगा, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो। आखिरी इच्छा पूरी करेगा, लेकर। और पुलिस वालों की मार की रफ्तार और बढ़ जाती है, लेकिन बिंदा का चिल्लाना बंद नहीं होता। आवेश में थरथराता हुआ चीखता है, मार डालो, तुमने बीसू को मार डाला, मुझे भी मार डालो, लेकिन देखना बीसू की इच्छा को कोई नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, ले देख मारते हैं अब। और फिर बिंदा के शरीर को रुई की तरह धुनकर वे उसे बेदम कर देते हैं। आवेश उसका सिसकियों में बदल जाता है और गर्जना करहा में। रेल के 2nd क्लास के डिब्बे में सक्सेना की बगल में बैठी हुई रुक्मा घुटनों में सिर दिए सिसक रही है, और सक्सेना के अपने मन में जैसे धीरे धीरे कोई करहा रहा है। गोदी में रखे ब्रीफकेस में आगजनी के बीसू की मौत के प्रमाणों से भरी फाइलें रखी हैं। इतना समझाने के बाद भी मुसाफिरों से भरे डिब्बे में रुक्मा का इस तरह रोना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा, चुप करो रुक्मा। चौंक कर रुक्मा ने झटके से सिर उठाया और बड़ी ऐबूत सी नज़रों से सक्सेना को देखती रही। इतना परिचित स्वर, मगर वह यहाँ कहाँ, वह तो जेल में है। इसी के साथ हमारा महाभोज उपन्यास समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का।